लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो सीरीज चल रहा है पेपर 1 के लिए जेपीएससी के लिए आज आगे बढ़ाते हैं। और आज का टाइटल रहेगा भारतीय संविधान के भाग 4 का हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर अगले वीडियो में आप भाग 4 का ही एक अगला पार्ट देखेंगे, मूल कर्तव्य। तो आप सबसे पहले जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा नया नियमावली की चर्चा हम कर लें 1 मिनटों में कि नया जो नियमावली बना है वैकेंसी के लिए, तो उसमें पहले क्या था कि 40% जो है प्रत्येक पेपर में मार्क्स लाने रहते थे। अब आपको विद्यार्थियों को सहूलियत दी जा रही है, अब दोनों पेपर मिलाकर 40% मार्क्स लाने हैं। तो बस यही सूचना थी। अब इंतजार कीजिए नोटिफिकेशन का कि कब विज्ञापन निकलता है जेपीएससी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का अगला सीरीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, अगला पार्ट आ रहा है मूल कर्तव्य। लेकिन जो विद्यार्थी मूल कर्तव्य को पहले पढ़ चुके हैं, मैं उनके लिए थोड़ा बता दूं कि मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि भाग 4 में पढ़ना है। तो भाग 4 को मूल कर्तव्य पढ़ना है और भाग 4 आपको पढ़ना है राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मैं पहले इस बात को फोकस करता हूं। क्लियर है? देखिए ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है। मूल कर्तव्य कि यदि कोई सरकार पालन नहीं कर रहा है या कोई इंसान अगर मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, मतलब दूसरे के प्रति, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई राज्य के नीति निदेशक तत्व का पालन नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पहला तो ये डिफरेंस है। अच्छा, ये डिफरेंस को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस एग्जाम्पल के जरिए आप कैसे समझेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। सपोज कीजिए कि झारखंड सरकार अभी टॉपर का अल्टो कार या मान लीजिए वगैरह लैपटॉप घोषणा करती है कि हम मैट्रिक के टॉपर को अल्टो कार देंगे, इंटर के टॉपर को लैपटॉप देंगे। हो सकता है कि 2 वर्षों के बाद या हो सकता है कि अगले वर्ष ही राज्य सरकार अपना डिसीजन को बदल ले, हो सकता है, पॉसिबल है। या दूसरे सरकार आ जाए तो ये डिसीजन को लागू ना करे, या हो सकता है कि यही सरकार 2 वर्षों के बाद बजट का बहाना देकर इस स्कीम को रद्द कर दे। तो आप क्या करेंगे? जो अब नया विद्यार्थी जो टॉपर करेगा वो क्या करेगा? तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य जो है कोई भी नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व में ऐसा बताया गया है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं उनके खिलाफ में। यही तो डिफरेंस है मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य में डिफरेंस, जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आज के टॉपिक लेते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहले वनडे एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कितने भाग में है, तो भाग 4 में। और यहां से मूल कर्तव्य भाग 4 क में है या इंग्लिश में ए में है। तो अगला वीडियो आपका मूल कर्तव्य का रहेगा, लेकिन आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व का। आइए अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51, देखिए 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए मैं यहां पर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ही लिखा हूं, और आप जैसे ही वीडियो लास्ट करेगा आपको बाकी अनुच्छेद लिखा हुआ स्लाइड में आपको मिल जाएगा, आप अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो आइए भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व का, और अनुच्छेद 36 से 51 में जिक्र किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व से एक और प्रश्न आता है कि मैं आपको जब संविधान का स्रोत बता रहा था कि संविधान का स्रोत, जैसे भारत का जो संविधान है एक फल का टोकरी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इस फल के टोकरी में विभिन्न प्रकार के फल जिस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से भारतीय संविधान में जो टॉपिक है, जो उद्देश्य हैं, जो आपका विषय हैं, वो विभिन्न प्रकार के देशों के संविधान से लिए गए हैं। उसमें से एक विषय राज्य के नीति निदेशक तत्व भी है,
जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दम ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। आप याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अच्छा, यह भी आप जान लीजिए कि आयरलैंड कहां से लिया था, तो आयरलैंड स्पेन से लिया था। कहां से लिया था? स्पेन से लिया था। दम इसको याद रखेंगे। तो अब क्लियर हो गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखिए केटी शाह ने क्या किया, डायरेक्टली एक क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आ चुका है, एक क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये डायरेक्टली भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन में कि यह कथन किसका है, तो यह कथन है केटी शाह का। तो आइए हम लोग आज समझते हैं कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, देखिए 51 क में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, लेकिन 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है। देखिए किसी भी विषय को जब संविधान में शामिल किया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। अच्छा, भारतीय संविधान भी जो बना तो इसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य था। आप जो नियम बनाते हैं, आप जो घर का कोई नियम बनाते हैं या घर का कोई विषय बनाते हैं या घर का कोई कानून बनाते हैं, तो सबका उद्देश्य होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जब जोड़ा गया तो इसका भी कुछ उद्देश्य थे और इसका भी कुछ सिद्धांत थे। उस सिद्धांत को मैं आपको बारी बारी से एनालिसिस कर रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब कि इसमें राज्य की चर्चा होगा। किसकी चर्चा होगा? राज्य की चर्चा होगा। और सबसे मेन उद्देश्य जो है, राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना, मतलब कि सुपर पावर बनाना, सबसे पहला टारगेट है। आप दिमाग में रखेंगे, यहां से भी प्रश्न डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाएंगे। जब आप मेंस की तैयारी कीजिएगा और मेंस में जब ऐसा क्वेश्चन टपक जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप लिखे 250 शब्दों में लिखे, तब आपको ये विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक दिमाग में रहेंगे आप तभी लिख पाएंगे। हाँ, वनडे एग्जामिनेशन में आप अनुच्छेद से या कितने भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है या कितने अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक की चर्चा किया गया है, आप ऐसे कर सकते हैं वनडे एग्जामिनेशन में। लेकिन जब आप मेंस के पेपर लिखेंगे तो वहां आपको टॉपिक याद होने चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको समझना होगा, तभी आप मेंस के पेपर लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, देखिए, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका मतलब आप समझिए, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना पहला इसका टारगेट था। आर्थिक का मतलब क्या होता है? समाज में कुछ बड़े लोग भी होते हैं और समाज में कुछ छोटे लोग भी होते हैं और समाज में कुछ मध्यवर्गीय लोग भी होते हैं, लेकिन सबों को एक साथ सामंजस्य बैठाकर कि समाज में कोई बड़ा हो तो उसको ज्यादा सम्मान ना मिले, समाज में कोई छोटा आदमी हो तो उसको कम सम्मान ना मिले, या मध्यवर्गीय जो है दोनों का बीच में जो है उसको ज्यादा सम्मान ना मिले। तो यही कह रहा है कि पहला इसका उद्देश्य था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। एकदम ध्यान से समझिएगा, मतलब कि कोई बड़ा छोटा ना हो, सबको मिलाकर सबको सामंजस्य स्थिति बैठाकर एक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसी से आपको राज्य जो है कल्याणकारी सिद्ध होगा, राज्य जो है सुपर पावर बनेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें बताता है। क्लियर है? आइए दूसरा देखिए टाइटल, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मतलब राज्य हो कैसा, जो दूसरे को कल्याण कर सके, मतलब राज्य जो हो, स्टेट जो हो वो सुपर पावर हो। क्लियर है? अच्छा, तीसरा देखिए टाइटल का क्या रहा है, ये समाज के भलाई के लिए है,
मतलब ये जो टारगेट रखा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, वो समाज के उपकार के लिए था, समाज के भलाई के लिए था। क्योंकि समाज, एक जो सोसाइटी होता है, कहीं ना कहीं पहले राज्य से कनेक्टेड होता है, तभी वो देश से कनेक्टेड होता है। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही ग्राम पंचायत की चर्चा किया गया है। क्लियर है। और भाग 4 की जब आप स्टडी करते हैं तो आगे एजुकेशन भी चर्चा किया जाता है, जैसे मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य आप जब पढ़ेंगे, भारतीय संविधान संशोधन, आपको जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, जब 2002 में इसे जोड़ा गया, तो वहां पर आप देखेंगे कि भाग 4 स्पेशली फॉर सोसाइटी के लिए ही है। अगर आप भाग 4 को ठीक से स्टडी कर लेंगे तो आपको फील आने लगेगा कि संविधान का जो है भाग 4 कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आइए इसके सिद्धांत की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क सहायता, धन का समान वितरण। इसका मतलब यह हुआ कि सभी प्रकार के लोगों को समान न्याय मिलनी चाहिए। और निःशुल्क सहायता मतलब कि सरकार यदि समाज को सहायता कर रहा है तो उसका जो है कर उससे नहीं लेना है, निःशुल्क सहायता करना है। क्लियर है। अभी हाल ही के दिनों में आप देखे होंगे कि जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे प्रवासी जो है वो ट्रेन से लाए गए। कुछ राज्य सरकारें ऐसे थी जो ट्रेन के भाड़ा भी वसूली, लेकिन कुछ राज्य सरकारें ऐसे जो बाद में वो भाड़ा को जो है रिटर्न किया गया। तो यहां कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क सहायता, धन का समान वितरण होना चाहिए। जो बड़ा जो आदमी है उसको भी और छोटा आदमी है उसको भी एक समान न्याय मिलना चाहिए और एक समान सहायता का वितरण होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज में जो बड़ा आदमी है उससे अलग व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए सिविल राइट अलग होना चाहिए, या जो मध्यवर्गीय लोग हैं उसके लिए सिविल राइट अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है। नागरिकों के लिए समान मतलब एक समान सिविल राइट होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कहने का मतलब कृषि, बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिसको आप अगर बर्बाद कर देंगे तो आपको मतलब नियम कानून से गुजरना पड़ेगा, आपको दंड दिया जा सकता है। देखिए पशुपालन, इसी में गाय का जिक्र किया गया है। ठीक है। गाय पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए अब ये बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि किस आर्टिकल में इस सारे सिद्धांत की चर्चा किया गया है। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि गाय का जो है वध, गाय का वध जो है वर्जित है। तो ये आपका देखिए अनुच्छेद में जो है यहां पर है, अनुच्छेद 48 में इसका जिक्र किया गया है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। देखिए आगे टाइटल क्या कर रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल वर्गों के हितों का वर्णन देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। अच्छा, इसका वर्णन अनुसूची में भी किया गया था। जब हम 12 अनुसूची आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमारा 5वां अनुसूची यही था। देखिए पहला अनुसूची क्या था, राज्य के बारे में बता रहा था, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रहा था। दूसरा अनुसूची क्या था, आप बताइए हमें, दूसरा अनुसूची क्या था? दूसरा अनुसूची था वेतन और भत्ता। तीसरा अनुसूची था शपथ। ठीक है। और उसके बाद चौथा था राज्य सभा में जो सीटों का नामांकन होता है, सीटों राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है एक राज्य से, वो कितना था। और 5वां अनुसूची क्या था हमारा, ये था अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विशेषाधिकार के बारे में बताया गया था। और छठा 4 राज्यों के विशेष प्रकार के बारे में। तो चलिए अभी वहां अनुसूची का जिक्र न करके यहां बताते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति दुर्बल वर्गों के हितों का वर्णन करना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। फिर देखिए पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों का रक्षा, अभी हम लोग जिक्र करेंगे इसका कि किस अनुच्छेद में किया गया वर्णन। और उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, और फिर है शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया कि अगर कोई बच्चा को, यदि कोई युवाओं को शोषण किया जाता है तो इस पर राज्य सरकार जो है एक्शन ले और दोषी को सजा दे। क्लियर हो गया। अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आते ही हैं हमेशा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखिएगा कि अनुच्छेद 40 पूछा गया है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है यहां मैं आपको घेरा लगा देता हूं। देखिए अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
अनुच्छेद 43 बी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 48 से। देखिए मैं जितना घेरा लगा दिया हूं ये तो आपको हर हाल में याद ही करना होगा। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 40 के बारे में हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए अगर कोई राज्य को डेवलपमेंट बनाना है, राज्य को यदि आपको विकसित बनाना है, डेवलपमेंट स्टेट बनाना है, तो ग्राम पंचायत से विकास होना जरूरी है। ग्राम पंचायत से विकास होना जरूरी है। तो अब यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पंचायतों का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पंचायतों का गठन कितने संविधान के अनुसूची में जिक्र किया गया है और उसे संविधान में कब जोड़ा गया था? आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखकर हमें जवाब देंगे। देखिए अनुच्छेद 40 में जिक्र किया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब कि जो आपका ग्राम पंचायत होता है जहां पर मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, ये राज्यों का जिम्मा है। किसकी जिम्मा है? राज्यों का जिम्मा है। देखिए अभी झारखंड सरकार में पंचायत चुनाव का एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है। अब पंचायत चुनाव होना चाहिए। अब ये फैसला कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये राज्य के जिम्मे है कि अनुच्छेद 40 में जिक्र किया गया है ग्राम पंचायत का गठन। क्लियर है? अनुच्छेद 41 देखिए क्या कर रहा है, राज्य आर्थिक और विकास की सीमाओं के भीतर, ठीक है, काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेरोजगारी। देखिए सब बताया गया है कि राज्य का जो डेवलपमेंट है उसके सीमा के अंदर ही यहां पर बेरोजगारी, ठीक है, और उसके बाद शिक्षा पाने का जो है अधिकार है युवाओं को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 42 क्या है, काम की न्याय संगत और मानव के लिए उचित दशा ये राज्य निर्धारित करेगा। अनुच्छेद 43 क्या बता रहा है कि उचित मजदूरी और कुटीर उद्योग की बढ़ावा। देखिए आप मनरेगा का नाम सुने होंगे। मनरेगा जो ब्लॉक से काम मिलता है, न्यूनतम मजदूरी जो है कितना दिया जाना चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार निर्धारित करेगा कि हम किस योजना के तहत कितने आदमी को रोजगार देंगे। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 में चर्चा किया गया है। हाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो राज्य है वो अपने सहूलियत अनुसार कानून बनाती है, वो कानून को अगले सेशन में रद्द भी कर सकती हैं। आप इसके अगेंस्ट में न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यही इसकी कहे विशेषता है, या इसकी मेरिट कहिए आप या इसकी डिमेरिट कहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43A क्या कह रहा है, या क भी आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है, उद्योग के मैनेजमेंट में कर्मचारियों के भी भाग लेने का प्रबंध। देखिए उद्योग जो भी कंपनी लगती है तो उसमें जो सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी बैठ सकते हैं, इसका प्रबंध किया जा सकता है। ये चर्चा किया गया अनुच्छेद 43 क में। अब अनुच्छेद 43 बी में देखिए, या ख सहकारी संस्थाओं की बढ़ावा। जितने भी सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं हैं उसको बढ़ावा देने का जो है जिक्र अनुच्छेद 43 बी में किया गया। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है या कितने भाग में किया गया है। दो प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो आपको 3 ठो ऑप्शन दे देगा और एक जो नहीं रहेगा वो दे देगा, तो आपको वहां पर टिक करना होगा। तो अनुच्छेद 48 में किया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। देखिए अनुच्छेद 48A में क्या किया गया, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। और अनुच्छेद 51 में क्या किया गया चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो 51 में ये जिक्र अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो आज का हमारा टाइटल था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 का टाइटल था। भाग 4 में इसे जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51। मैं यहाँ पर कुछ अनुच्छेद का चर्चा किया हूं और कुछ अनुच्छेद अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, आप वहां से कॉपी में नोट कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंडियन पॉलिटी समझ में आ रहा है। और इंडियन पॉलिटी का आज हमारा ये 5वां लेक्चर था। आज हमारा ये 5वां लेक्चर था। अब अगला वीडियो आएगा लेक्चर 6 मूल कर्तव्य, जिसको भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में चर्चा किया गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।